मेरा नाम राजा है और स्वागत है आपका नाट्यगण मंच प्रेजेंट्स इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। ये 60 दिनों की ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल है जहां 7 कंट्रीज से और भारत के विभिन्न क्षेत्र से, शहरों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए नए कलाकार जो कलाकार हैं हमारे, वो अपनी कला प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ये लॉकडाउन में ये बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। मैं कुछ 1 मिनट कहना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि ये जो ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल है ये अभी बहुत ज़रूरी था कि लोग बहुत नेगेटिव हो गए थे। बेसिकली आर्टिस्ट या कोई एक्टर्स हैं, उन्हें परफॉर्मेंस करने नहीं मिलता तो चीज़ें डल होने लगती हैं। तो थैंक यू वेरी मच देव सर, जिन्होंने डायरेक्टर हैं जो इनके, थैंक यू वेरी मच देव फौजदार सर कि आपने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा। तो आज का जो ये शाम है वो कविताओं के नाम है। कुछ पोएम्स मैं आपके लिए पेश करने वाला हूँ। जैसा भी लगे आप मुझे बताते रहना। और सबसे पहली जो मेरी कविता है वो है साथ मैं ना था वहाँ। अक्सर होता ये है, अगर आप में से कोई अगर कोई भी लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे होंगे, जिसमें कभी कभी होता है कि आप दिल्ली में रहते हो और आपकी गर्लफ्रेंड या माफ़ करना गर्लफ्रेंड बोलना सही नहीं होगा, आप जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्यार करते हो, वो मुंबई में रहते हैं या आप मुंबई में हो या वो दिल्ली में या किसी भी दूसरे शहर में रहते हैं। तो अक्सर आप कभी कहीं घूमने जाते हो तो आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि काश वो भी यहाँ होती या होता। जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, काश वो भी फील कर पाती और देख पाती। क्योंकि आप चाहते हो जो भी आप खुशी फील कर रहे हो आप उसे भी फील करवाना चाहते हो, पर अक्सर चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो इसी होने या ना होने के बीच की एक कविता है, साथ मैं ना था वहाँ। तो मैं शुरू करता हूँ, जैसा भी लगे आप ज़रूर बताना। जितने भी सपने मैंने देखे थे उसके लिए, उसे पूरा होता भी देख रहा, पर अब खास बात यह है कि उसमें अब मैं नहीं। जितने भी सपने मैंने देखे थे उसके लिए, उसे पूरा होता भी देख रहा, पर अब खास बात यह है कि उनमें अब मैं नहीं। हवाएं जिन्हें मैं कह कर आया था कि ऐ हवा तू ठहरना यहाँ, एक दिन वो ज़रूर आएगी मेरे साथ यहाँ। हवाएं जिन्हें मैं कह कर आया था कि ऐ हवा तू ठहरना यहाँ, एक दिन वो ज़रूर आएगी मेरे साथ यहाँ। वो गई वहाँ, शुक्रिया ए हवा तू था, पर माफ़ करना साथ था ना मैं वहाँ। अकेले वक्त जो मैंने बिताए थे ऐ ज़मी तुम्हें कहकर कि ऐ ज़मी तू रुकना यहाँ, एक दिन वो ज़रूर आएगी मेरे साथ यहाँ। वो गई वहाँ, शुक्रिया ए ज़मी तू थी, पर माफ़ करना साथ था ना मैं वहाँ। लोगों की खुशी जो मैंने देखी थी वहाँ, मैं कह कर आया था कि ऐ खुशी तू ठहरना यहाँ, एक दिन वो ज़रूर आएगी मेरे साथ यहाँ। वो गई वहाँ, शुक्रिया ए खुशी तू थी, पर माफ़ करना साथ था ना मैं वहाँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम इमेजिन करते हैं कि जो मैं जी रहा हूँ वो भी जी सके मेरे साथ, पर जो इमेजिनेशन जो होते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमेशा होता नहीं। तो ये होने और ना होने के बीच की ये कविता थी, साथ था ना मैं वहाँ। तो जैसा भी लगे आप मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब ढेर सारे कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हो ना। दोस्तों देखो, मैं ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ। मैंने जो चीज़ें प्लानिंग करी है ना, अगर इसमें आप थोड़े बोर भी हो ना तो चिंता मत करना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो भी व्यूवर्स हैं 100 में से 95% लोग आर्टिस्ट ही हैं। तो दोस्तों पता है आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? पेशेंस। तो अगर मैं आपको बोर भी करूँ ना तो आप पेशेंस बना के आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये आपका इम्तिहान है, आपकी प्रैक्टिस है, मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। तो प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर देखना और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहना कि कैसा लग रहा है। और ठीक है, एक दूसरी कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कविता बेसिकली मेरी नहीं है, मेरी दोस्त की लिखी हुई है, पर ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है और ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी आवाज़ भी मैं अपने माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ।
कविता का नाम है एक और जहां। एक और जहां है मेरे जिस्म से परे, वाकिफ हुए नहीं तुम अभी उससे। एक और जहां है मेरे जिस्म के परे, वाकिफ हुए नहीं तुम अभी उससे। अगर थाम सको उंगलियां तो ले चलूं वहां। मेरी होठ, मेरी बाहें, मेरी मांसल काया, मेरे गर्म सांसों से कहीं ज्यादा सुकून पाओगे वहां। इस चकाचौंध से परे उस अंधेरे में साफ साफ देख सकोगे मुझे। मेरे जिस्म को टटोले बगैर महसूस कर पाओगे मुझे। अगर थाम सको उंगलियां मेरी तो ले चलूं वहां। मगर ठहरो जरा, बता दूं तुम्हें कि मेरी रूह से वापसी का रास्ता नहीं है। एक छोटी सी कविता थी जो मैं अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। दोस्तों, अभी एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं। ये कहाँ से मैं इंस्पायर हुआ उस उन लाइंस के लिए, ये थोड़ी सीरियस नोट पे है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सीरियस नोट है ये। अभी की थैंक यू, ये कुछ दिनों पहले की बात है। लॉकडाउन सब जगह चल रहा है, आप जान ही रहो। और मैं चुपके चुपके अपने दोस्त के पास मिलने गया था, क्योंकि बिकॉज मैं अकेले बहुत डिप्रेस हो गया था और बहुत बोर हो गया था। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, बिकॉज मुझे सोचा कि मैंने कुछ गेम खेलूँ उसके साथ, कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा कुछ। तो मैं गया उनके पास। तो बात में उसने मुझे एक बात बताई कि पता है राजा, एक हमारे मोहल्ले की लड़की है, वो किसी और लड़की के साथ भाग गई। मुझे ये भाग गई वाला शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, चली गई मतलब। तो फिर अचानक उसने बोला, तुम्हें पता है ऐसी लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए? वैसी लड़कियों को काट कर मार देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए जिंदा। आई वॉज लिटरली सो शॉक्ड कि मेरा दोस्त ऐसे कैसे सोच भी कैसे सकता है ऐसा। तो उसने मुझे एक बात बताई, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या बिहार कभी भी आए, बिहार के बारे में जानकारी रखते हो, तो लखीसराय का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई वहाँ का, कि एक लड़की अपने परिवार के अगेंस्ट किसी लड़के के साथ चली गई, मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में भाग गई। तो जैसे केस होता है, लोग घर में गुस्सा हो जाते हैं, शुरू में केस कर देते हैं लड़के के खिलाफ कि ऐसा वैसा कुछ भी है। तो बहुत सारा गर्मा गर्मी वाली माहौल हो गई थी। तो फिर घर वाले मान नहीं रहे थे, पर लड़की के भाई ने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसने बोला कि अगर माँ पापा नहीं मान रहे, पिताजी नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन ऐसे भटके नहीं, वो मेरे घर में आके रहे। अगर अपने घर में नहीं रहना तो मेरे घर में आके रहे। अब उसका भाई बोलता उसकी बहन को कि तुम मेरे घर में आके रहो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसने अपनी बहन को अपने घर पे बुलाया और अपने घर पे रखा। और कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि देखो बहन, अभी ये सिचुएशन ना है ना, यहाँ की ठीक नहीं लग रही, लोग बहुत तरीके के बातें कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें कुछ दिन कहीं और रखता हूँ, बस चीज़ें से शांत हो जाएगी ना, तुम लोग अच्छी तरीके से तुम्हारी शादी करवा देंगे। मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें। तो अपनी बहन को वो लेके गया गंगा के उस पार किसी गाँव में रखने के लिए। तो बेसिकली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फेरी चलती, छोटी छोटी नाव चलते हैं, बोट्स चलते हैं, पर उसके भाई ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो जो फेरी चलती जहाँ सब पब्लिक जाते हैं, वहाँ से छोड़ के एक सुनसान रास्ता देखा जहाँ से प्राइवेट बोट बुक करके, प्राइवेट नाव बुक करके वो ले गया उसे। तो वो अपनी बहन को लेके गया। तो 3-4 और अनजान लड़के आकर बैठ गए वहाँ पे और नाव चलने लगी। और लड़के आपस में बात कर रहे थे, तो लड़कियों ने कुछ सुना, उसे शक हो गया। लड़की जोरों से आवाज़ लगाने लगी, चीखने लगी। अब विश्वास नहीं करोगे, उसके खुद के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बहन को नदी के उस पार ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसे वहीं जलाकर नदी में विसर्जित कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसी में मतलब बहुत सारी उबाल मेरे दिल में, बहुत गुस्सा आया, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया, बस कुछ लाइंस लिखी है मैंने जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसका नाम है इज्जत। किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी ने बहुत खूब कहा है कि इस इंसानों की दुनिया में मौत की कीमत बहुत कम है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इस इंसानों की दुनिया में मौत की कीमत बहुत कम है और इज्जत की कीमत बहुत ज़्यादा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास वाले आपके बारे में केयर करते हैं,
आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे उनको फ़र्क पड़ता है, तो आप गलत हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दो बातें सिर्फ कहेंगे और उनके दो बातें सुनने के लिए आप अपने लोगों का खून कर रहे हो सिर्फ इज्जत के लिए। अगर आपको लगता है किसी अपने को मारने में आपका इज्जत है तो बहुत सुंदर, आपकी इज्जत को मेरा नमस्कार है। तो अगर आप कहीं ऐसा देखें तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं उसके अगेंस्ट। तो खैर चलिए चलते हैं एक और कविता की ओर जिसका नाम है नज़र। ये कविता मैंने अपने शहर में ही लिखी है। जब मैं मुंबई से अपने शहर मुंगेर बिहार आया था, कॉल आ गया था। जब मैं मुंबई से अपने शहर मुंगेर बिहार आया था तो मैं एक गार्डन में बैठा हुआ था और मैं मंटो साहब की वो कुछ एक किताब पढ़ रहा था। इसमें कहानी है कि खाली डब्बे और बोतलें, कुछ ऐसा कुछ नाम था कहानी का। तो मैं पढ़ रहा था और वो लोगों को वहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है यार, सॉरी। और लोगों को मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने देखा वहाँ आसपास कि क्या चल रहा है ना। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा तो वहाँ पे कुछ कपल्स थे जो कडल्स और हग करके आपस में बात कर रहे थे। तो लोगों की रिएक्शन देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने उन रिएक्शन को अपनी कविताओं में पिरोने की कोशिश करी है। आपको जैसे भी लगे बताना मुझे। कविता का नाम है नजर। नजर तो सबकी एक ही होती है पर नजारे सबको अलग दिखते हैं। नजर तो सबकी एक ही होती है पर नजारे सबको अलग दिखते हैं। कहीं किसी को अश्लील खूबसूरती तो कहीं किसी को खूबसूरत तराने दिखते हैं। कहीं किसी को अश्लील खूबसूरती तो कहीं किसी को खूबसूरत तराने दिखते हैं। बाहों में बाहें डाल बैठे प्रेमी जब कर रहे प्रेम मिलाव रहते हैं तो कहीं किसी को उत्तेजना तो कहीं किसी को कुरहन का पात्र लगते हैं। बर्दाश्त नहीं हो पाता ये प्रेम जब किसी को तब ये घृणा का पात्र लगते हैं। बर्दाश्त नहीं हो पाता ये प्रेम जब किसी को तब ये घृणा का पात्र लगते हैं। नजर तो सबकी एक ही होती है पर नजारे सबको अलग दिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको और मुझे या 10 लोग को एक जगह बिठा के एक ही चीज दिखाया जाए तो चीजें तो एक ही है पर सबकी प्रोस्पेक्टिव नजरिया सबका अलग होगा। तो हर लोग को किसी को चीज अच्छी लगती है, किसी को बुरे लगते हैं। तो उसी को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी थी। एक कुछ 2 लाइंस हैं, पता नहीं मैंने अपने पास ये लिखा पाया, मैंने कहीं से पढ़ा है या मैंने खुद से लिखा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप समझ गए तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या समझा इस चीज़ से। गांव नंगा का नंगा रहता है, गांव नंगा का नंगा रहता है और शहर पर्दे के पीछे नंगा रहता है। अगर आप इसके मतलब समझ गए तो बताना। इसके शब्द पे मत जाना, शब्द के इंटरनल मीनिंग पे जाना। एक और कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सौम्या, आप इतने सारे लाइक कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एक कविता है मेरी, मैंने खुद से लिखा है। कविता का नाम है मेरे दिल का होता ही कहाँ है अब कुछ। मेरे दिल का होता ही कहाँ है अब कुछ। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो दिल है ना वो बहुत सारी तमन्नाएं करता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है। हमें बेसिकली ख्वाब देखना बहुत पसंद होता है और हम ड्रीम्स देखना पसंद करते हैं। हम अपने मन में ही अपनी चीज़ों की अपनी दुनिया अलग दुनिया बना लेते हैं। पर अक्सर आप जो सोचते हो या आप जो चाहते हो वो होता नहीं है। इसलिए मैंने इस कविता का नाम रखा है कि मेरे दिल का होता ही कहाँ है अब कुछ। जैसा भी लगे आप ज़रूर बताना। ये ज़िंदगी भी पल पल अजीब रंग दिखाती है। ये ज़िंदगी भी पल पल अजीब रंग दिखाती है। कुछ बातें जुबां पर आकर भी जुबां से ही लौट जाती है। कहना चाहता हूँ बहुत कुछ तुम्हें, कहना चाहता हूँ बहुत कुछ तुम्हें, पर कैसे कहूँ, क्या कहूँ और किस लिए कहूँ। ऐसे ही अनेकों सवाल हो आते हैं और ये दिल की बातें जुबां पर आकर भी जुबां से ही लौट जाते हैं।
हाँ पता है मुझे कि कह देता था एक वक्त बेबाक सब कुछ तुम्हें, कि हाँ पता है मुझे कि कह देता था एक वक्त बेबाक सब कुछ तुम्हें, और जिंदगी आज देखो ना इतना बेबाक बन गया हूं कि कहना ही नहीं है कुछ तुम्हें, और जिंदगी आज देखो ना कि इतना बेबाक बन गया हूं कि कहना ही नहीं है अब कुछ तुम्हें। पता नहीं क्यों इतना सख्त बना पड़ा हूं, पता नहीं क्यों इतना गुमसुम बना पड़ा, पता नहीं क्या कहूं कैसे कहूं और क्यों कहूं, और सच्ची कहूं दिल करता है कहने को बहुत कुछ, दिल होता है कहने को बहुत कुछ, दिल रोता है कहने को बहुत कुछ, पर मेरे दिल का होता ही कहाँ है अब कुछ, पर मेरे दिल का होता ही कहाँ है अब कुछ। तो अक्सर जो हम सोचते हैं, जो हम ख्वाब देखते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, अक्सर डिट्टो नहीं पूरे होते हैं, जिनके हो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो उसी होने और ना, ख्वाब के पूरे होने और ना होने के बीच की एक कविता थी। बहुत अच्छा भाई, थैंक यू रुपेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अजीब मेरे में पॉजिटिव संचार बढ़ा दी एनर्जी की। अब एक और कविता है मेरी, समय देखना है, हाँ सही चल रहे हैं। कविता का नाम है भरम, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों रिश्ता पता है क्या, रिश्ते जो होते हैं, रिलेशनशिप पता है कैसे होते हैं, कांच की तरह। ये भी कहना सही नहीं होगा, वो कांच से भी नाजुक होते हैं। कांच तो कभी अगर गिर जाए ना तो शायद बच सकता है, पर रिश्ते ऐसे होते हैं कि एक वर्ड अगर आपने गलत बोल दिया, कुछ हो गया, रिश्ते में खटास आ जाती है, फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और मैं खुद में ऐसे सोच रहा था कि यार ये जो भरम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये होता क्यों है और किससे रिसेंबल कर सकते हैं अगर कविता में इसका रूपांतरण करा जाए तो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। कविता का नाम है भरम। जिंदगी में प्रॉब्लम उन बादलों की तरह होते हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम उन बादलों की तरह होते हैं जो तारों के आपसे दूर जाने का भ्रम पैदा करते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स उन बादलों की तरह होते हैं जो तारों के आपसे दूर जाने का भ्रम पैदा करते हैं। आपकी जिंदगी के तारे जो हैं, आपके अपने लोग, उनका आपसे दूर जाने का भ्रम, इल्यूजन पैदा करते हैं। अगर आप धैर्य रखोगे तो पता चलेगा, अगर आप धैर्य रखोगे तो पता चलेगा कि आपकी जिंदगी के जो तारे थे वो तो वहीं के वहीं हैं, बस बादलों ने उन तारों का आपसे दूर जाने का भ्रम पैदा कर दिया था और आपने क्या से क्या समझ लिया। तो अक्सर ये होता है कि दोस्ती में कुछ नोक झोंक हो जाते हैं, रिश्ते में कुछ नोक झोंक हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो चले गए हमसे दूर, या उनका मेरा हमारे से मतलब नहीं है, बहुत खटास हो जाते हैं। पर दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक बादल है, एक भ्रम है, जिन्होंने एक इल्यूजन पैदा कर दिया है ना, कि आपके जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं, आपसे दूर चले गए। पर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक भ्रम है, वो बादल जो ढक दिया है वहां पे, और कुछ नहीं। अगर आप धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं था। तो ये एक भ्रम, एक मेरी कविता थी। एक और कविता है, ये मेरी कविता नहीं है पर ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये अगर आप कविता पढ़ने के शौकीन है तो आपने विनोद शुक्ला जी का नाम जरूर सुना होगा। ये इनकी एक कविता है हताशा। एक सेकंड, ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट करी थी और ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आप तक ये कविता अपनी आवाज में आप तक पहुंचा सकूं। इस कविता का सारा श्रेय विनोद शुक्ला जी को जाता है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हाँ हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, हाँ पर मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाँ पर साथ चलने को जानते थे।
दोस्तों अक्सर ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के बारे में जानकर ही उसका साथ दो, सपोर्ट दो। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम में रहते हो, डिप्रेस रहते हो, आपके अपने लोग आपके आसपास नहीं आते, आपके सपोर्ट में नहीं आते, आपसे बात नहीं करते, पर कोई कभी कभी कुछ ऐसे अनजान लोग आ जाते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो वो जो फीलिंग है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं आता। बेसिकली एक बार मैं अपने ही शहर में, जब मैं अकेला रहता हूँ, डिप्रेस फील करता हूँ, तो मैं किसी अपने गंगा यहाँ से बहती है हमारे शहर से, तो मैं जाकर बैठ गया था वहाँ पर। तो मैं बेसिकली अलग जगह पे बैठता हूँ जहाँ कोई नहीं रहता। तो मैं उस दिन थोड़ा सैड था। कुछ लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे दूर में, और वो मेरे पास आए और मुझसे पूछे, भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशानी है क्या? आई वॉज लाइक, मैं मतलब ऑकवर्ड फील करता, नहीं कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा रिएक्शन भी चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने लोग आपको नहीं पूछते हैं, पर कोई अनजान लोग आपको देखते हैं, आप परेशानी में हो तो वो आके पूछते हैं। तो यार उससे में अच्छा लगता है कि दैट समवन केयर्स अबाउट यू इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको भी कोई ऐसे लोग दिखें जो अकेले हैं या उदास बैठे हैं, तो उनसे जाके बातें करो, कुछ बातें ज़रूर करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से बातें करें ना, तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। अभी हमारे लोग ऑनलाइन में इतनी बिजी रहते हैं ना कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रियल ज़िंदगी में किसी की क्या चल रही है। तो चलिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी कविता है, इसका नाम है आशियाना। गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही सीक्रेट टॉपिक है, तो आप मेरे जरा करीब आइए तो मैं आपको ये सीक्रेट बातें आपके कानों में बताता हूं। अगर आपको पता करना है ना कि कोई परिवार कितना अमीर है, तो आप उस परिवार के बुजुर्ग को देखिए। अगर उस परिवार के बुजुर्ग आपको खुश नजर आए तो उससे अमीर कोई नहीं है। इसलिए मैंने कुछ चंद लाइंस लिखी हैं, बस 2-3 लाइंस लिखी हैं कि एक आशियाना ऐसा भी जहां पत्थर के सिवा भावनाएं भी रहती हैं। एक आशियाना ऐसा भी जहां पत्थर के सिवा भावनाएं भी रहती हैं। दोस्तों पत्थर का घर बना रहता है, पत्थर का जेल भी बना रहता है, पर हम जेल को घर क्यों नहीं कहते? वहाँ भावनाएं नहीं होती। अब बहुत बड़ा आपने मकान बना लिया, पर वहाँ भावनाएं ही नहीं है, तो मकान नहीं, जेल ही लगेगा, कैद खाना ही लगेगा। तो आपस में भावनाएं, बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एक कविता है, ये कविता एक बार पढ़ लूँ कॉमेंट्स यार। हाँ, वाह, थैंक यू समप्रीति जी, थैंक यू विकास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ लॉट्स ऑफ लव टू मी। ये कविता है चले गए। मैंने बहुत आसान शब्द इस्तेमाल करा इसमें। मैं चाहता हूं जो मेरे दिल की बातें हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। कविता का नाम है चले गए, रिटन बाय मी। हाँ अब कुछ गलत फहमियों की परतें हटने सी लगी हैं। हटने सी लगी हैं। नारियल के फल सा जो मन था मेरा, उसमें अब फंगस लगने सी लगी है। नारियल के फल सा जो मन था मेरा, उसमें भी फंगस लगने सी लगी है। हाँ अब मैं मानता हूं कि वक्त के साथ चोट लगना भी जरूरी होता है। खुद की पहचान जो हो जाती है। अक्सर जब अकेले रहते हो तब लोगों से पूछते हो कि यार बहुत अकेला फील कर रहा, अलोन फील कर रहा हूँ, क्या करूँ? तो कुछ महान शख्स रहते हैं, वो बोलते हैं, अब मतलब सही कहते हैं कि आप अकेले रहने की कोशिश करो, अकेला रहना भी ज़रूरी होता है। तो मैं भी अकेला रहा, दोस्तों की बातें, कुछ अपने बड़े बुजुर्ग की बातें सुनकर। तो मैंने जो फील करा, मैं इन कुछ लाइंस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी अकेला रहना भी ज़रूरी होता है। ये कुछ ऐसा अनुभव है कि उफनती नदी में कोई टूटी हुई डोंगी के साथ दरिया पार करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कभी कभी अकेला रहना भी जरूरी होता है। ये कुछ ऐसा अनुभव है कि उफनती नदी में कोई टूटी हुई डोंगी के साथ दरिया पार करने की कोशिश कर रहा हो। अगर दरिया पार कर गए तो जरूर कुछ बेहतर पा जाओगे। और अगर हार कर डूब भी गए तो अफसोस नहीं। दिल में उम्मीदों का बहार एक बड़ा सा पहाड़ लेकर जाओगे, जो शायद जिंदा रहकर नाउम्मीदियों में बदल जाती और तुम होकर भी तुम ना होते। अच्छा हुआ जो तुम दरिया पार करके भी चले गए। अगर आप तक ये पहुंची हो, सॉरी फॉर द फंबल्स, अगर आप तक ये पहुंची हो
तो मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। वक्त को नज़र में रखना है, अब कुछ ही वक्त मेरे पास बचा है, तो एक दो कविता और सुनाऊंगा और फिर आज की सेशन यहाँ जो आज की जो शाम है उसको समापन की ओर ले जाएंगे। ये कविता है जीवन, ये मैंने लिखी है और बेसिकली ये मेरा सवाल है आपसे, कुछ सवाल, अगर आप इन सवालों के मुझे जवाब दे पाए तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जानी है। जब दिल के सारे धागे टूट जाते हैं तो दर्द शब्द के धागों में पिरोकर कविताओं का रूप लेने लगती हैं। जब दिल के सारे धागे टूट जाते हैं तो जब दिल के सारे धागे टूट जाते हैं तो दर्द शब्द के धागों में पिरोकर कविताओं का रूप लेने लगती हैं। कहते हैं हर किसी के जीवन में साथी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि हर किसी के जीवन में साथी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़कें आजकल जितनी चिकनी हो गई हैं, जीवन के रास्ते उतने ही ऊबड़ खाबड़ कि हर दूसरे पल ठोकर लगने का डर बना रहता है। एक पल को लगता है कि दुनिया कितनी प्यारी है और मैं कितना खुशनसीब हूं कि कुदरत ने जैसे सारी अच्छी चीजें और अच्छे लोग मेरी ही झोली में डाले हैं। पर दूसरे ही पल जब उन सारे अच्छे लोगों को देखता हूं, जब सारे अच्छे लोगों को बुरे हालात में देखता हूं, तो जब दूसरे ही पल वो सारे अच्छे लोगों को बुरे हालात में नज़र आते हैं, पर दूसरे ही पल वो जब सारे अच्छे लोग बुरे हालात में नज़र आते हैं तो एक ख्याल मन में उभर कर आ जाता है, तो एक ख्याल मेरे जहन में उभर कर आ जाता है कि खुदा तुम उन्हें और तराशने में इतना मत घिस देना कि वो बस शोभा बढ़ाने योग्य बनकर रह जाएं। दोस्तों, ये कविता थी जीवन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताएं, मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगा। अगर आप में से किसी को भी अच्छा लग रहा है तो क्या बात है, ब्यूटीफुल लाइंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दो कविता और सुनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं एक दो और कविता और सुनाऊँगा। एक कविता और है। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि काश मेरा नाम दौलत होता, लोग मुझे बार बार पाने की कोशिश करते हैं। क्या एक कविता और सुनाऊं? ये आखिरी कविता मैं सुना रहा हूं, कुछ सवाल हैं इसमें आपसे। जीवन ये है या जीवन वो है? जीवन ये छोटा कमरा है या वो बड़ा मकान? जीवन ये छोटे कमरे में सोची रौनक है या वो ना सोचा हुआ उस मकान में तुम्हारा अकेलापन? क्या इस कमरे में मैं अकेला हूं या उस मकान में तुम्हारी सोच अकेली है? या इस कमरे में मेरी सोच अकेली है या उस बड़े मकान में तुम अकेली हो? या फिर हम दोनों ही अकेले हैं? कभी सोचता हूं कि उन भावनात्मक लोगों की सोच कैसे इतनी पत्थर हो गई होंगी। फिर समझ आता है कि पत्थर ही भावनाएं थी उनकी। पत्थर का मकान उनकी भावनाओं को कब का पत्थर बना चुका था और अब पत्थर ही चाहत थी उनकी। पर ये सब पत्थर का संसार मुझे समझ नहीं आता, लिटरली सेइंग। पर ये सब पत्थर का संसार, ये जो मटेरियलिक जितनी भी ये चीज़ें होती है, धन दौलत चीज़ें घर बार, ये मुझे समझ नहीं आता। ये पत्थर का संसार मुझे समझ नहीं आता। फिर जीवन की आंधियों को देखकर लगता है कि पत्थर होना भी ज़रूरी है।
फिर जीवन की आंधियों को देखकर लगता है कि पत्थर होना भी ज़रूरी है। कम से कम सिर के ऊपर छत तो होता है, कम से कम सिर के ऊपर छत तो होता है। पर जब कभी उन दिलों के अंदर बहने वाली आंधियों और उनके पलकों के नीचे से रिस रिस कर चुपके से बहने वाली बारिश याद आ जाती है, तो लगता है कि भावनाएं ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब लगता है कि भावनाएं ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब ये समझ नहीं आता कि उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आया। फिर अब मुझे अब ये समझ नहीं आता कि जो बातें मुझे समझ में आ रही है वो उन्हें समझ में क्यों नहीं आई। हम मुझे कोई समझाए कि जीवन ये है या जीवन वो है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग। ये कुछ कविता थी जो मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाना चाहता था। कुछ गलतियां हुई होगी तो माफ़ करना। मैं थोड़ा नर्वस ज़रूर हूँ कि बहुत टाइम हो गया है और मैं ऐसे कोई लेखक नहीं हूँ। कुछ बातें थी जो मैं बस नॉर्मली आप तक सहज भाव से आप तक पहुँचाना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जिससे मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाद में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप 15 लोग मेरे साथ अभी बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच यार। और भी लोग बीच में आए हों, थैंक यू सबको। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे अपना वक्त दिए आपने यहाँ मुझे इतना। चलिए एक गाना है, पोइट्री है, जैसे गाने के फॉर्म में। मेरा सुर बहुत ख़राब है, मैं अच्छा सिंगर में, रिदम भी बहुत ख़राब है, फिर भी ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसने मेरे बैड डेज में मुझे बहुत हेल्प करी। मैं दुनिया किसी भी गाने को मैंने नहीं गाया, मैंने इन लाइन को मैंने गाया है और इस लाइन ने मुझे बहुत ताकत दी। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे गाने से अगर आपको भी कुछ मदद मिले तो मेरे लिए से सौभाग्य की बात और कुछ नहीं होगी। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मेरे राग पर नहीं, ठीक है। जीवन है धारा, जीवन है धारा, जीवन की धारा, रुकना नहीं तुम, थमना नहीं तुम, पा जाएगा किनारा। ये आप सब के लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए, सभी दोस्तों के लिए कि जीवन है धारा, जीवन की धारा, रुकना नहीं तुम, थमना नहीं तुम, पा जाएगा किनारा। कि हाथों की चंद लकीरें तो अक्सर बनती बिगड़ती ही रहती है। कि हाथों की चंद लकीरें तो अक्सर बनती बिगड़ती ही रहती है। जैसे बनती बिगड़ती हो सागर की लहरें, सुख का कोई पल ठहरता नहीं है, दुख का कोई पल थमता नहीं है। कर्म ही है इंसान के साथी यहाँ पर, बाकी साथ कोई चलता नहीं है। जीवन है धारा, जीवन की धारा, रुकना नहीं तुम, थमना नहीं तुम, पा जाएगा किनारा। कि पा जाएगा किनारा। आगे देव कवि लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं कि ये देव सर की कविता है, देव सर की कविता है ये, मेरी नहीं है। तो इसने मुझे बहुत इंस्पायर करा था, ये कविता ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। आगे कुछ देव कवि इस प्रकार कहते हैं कि आएंगी आंधी हजारों राह में, कि आएंगी आंधी हजारों राह में, तूफानों से भी लड़ना पड़ेगा। कि आएंगी आंधी हजारों राह में, तूफानों से भी लड़ना पड़ेगा। रखना कदम, रखना कदम, हौसले से तुम अपना, मंजिल दूर तुझको चलना पड़ेगा। हाँ लड़ना पड़ेगा, हाँ चलना पड़ेगा। दोस्तों एक जो कविता है, ये जो गाना है, ये जो सॉन्ग है, मुझे बहुत मददगार साबित हुआ है। लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने मुझे बहुत ताकत दी है चलने की, जीवन के सारे ऑड से लड़ने की। तो दोस्तों आज की जो कविताओं की शाम थी आज यहीं समाप्त नहीं, कौमा लगता है, समाप्त तो मेरे मरने के बाद ही चीज़ें होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए और ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया है मिस्टर देव फौजदार के द्वारा, उसे सफल बनाने के लिए। दोस्तों ये 60 डेज, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये 60 डेज ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल है जहाँ 7 देश और भारत के विभिन्न क्षेत्र से, स्टेट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ज़रूर आना, कल भी 7 बजे आप ज़रूर आना।
क्योंकि बहुत अलग अलग कलाकार अपनी अलग अलग प्रतिभा, अपनी अलग अलग कला लेकर यहाँ पे आएंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपने इसके पहले की चीज़ें नहीं देखी तो नाट्य मंच की यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाकर पहले की जितनी भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। काफ़ी लोग राजस्थान से, लोग सिंगर, कवि, कहानी, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और कल भी 7 बजे परफॉर्मेंस होने वाला है, एक बहुत अच्छे कलाकार आने वाले हैं, आप कलाकार जरूर उनका भी साथ देना और इस जो 60 डेज ऑनलाइन इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल से सफल बनाना, क्योंकि आप ही सफल बना सकते हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाट्य मंच फैमिली का और गुरुदेव फौजदार का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पे कुछ कहने की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी मुंबई में, और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, सुरक्षित रहिए। मैं हूँ राजा, जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर कमिंग हियर।